people, welcome to the session. I'm Rachita Sarsi. You're with the chemistry master teacher. I hope सब मस्त चल रहा होगा, स्वस्थ चल रहा होगा, सब बढ़िया होंगे आप आपके घर में. Everything would be fine. चले guys, so अब बात करते हैं top 10 short answer questions of is matter around us is pure. SAQs का मतलब है short answer questions. बोले तो जो आपके 2 मार्क्स के अंदर आते हैं या फिर 5 मार्क का क्वेश्चन भी आता है तो उसके अंदर these type of questions can come in sub parts, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप लोग को डायरेक्टली बोल दिया कि explain so and so concept 5 मार्क्स. इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चंस अब आप लोगों के पेपर में नहीं आते हैं. सो 5 मार्क का क्वेश्चन हुआ या 4 मार्क का क्वेश्चन हुआ तो उसको वो लोग सब पार्ट में डिवाइड करते हैं एंड सब पार्ट्स के अंदर भी यही क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं. सो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को भी लॉन्ग आंसर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है. सो आई होप यू ऑल आर रेडी to solve some chemical locha of short answer questions. Are you ready? चलिए guys, but उससे पहले एक बार riddle solve करते हैं तो देखते हैं how many of you can solve this riddle. What can you hold in your right hand but never in your left hand? सोचते रह जाओगे. सोचो सोचो एंड डू लेट मी नो द आंसर्स इन द चैट बॉक्स अगर आपको आइडिया लग रहा है कि हाँ ये क्या है, क्योंकि मुझे इसका आंसर ढूंढने में बहुत टाइम लगा था. सो मे बी यू आर स्मार्ट या एंड यू कैन फाइंड द आंसर. Alright guys, so let's start and let's solve some chemical locha chate fate. Why is the mixture called as impure substance? हम लोग mixture को impure substance में क्यों consider करते हैं? तो देखो आप लोग NCERT में पढ़ते हैं जहाँ पे हम लोग the first paragraph of your NCERT which is rightly said कि अगर हम लोग मार्केट में जाते हैं, मार्केट में हम लोग देखते हैं प्योर घी, प्योर शुगर, प्योर दाल, है ना. तो जो प्योर है इसका मतलब होता है कि एडल्ट्रेशन नहीं है. बट अगर हम केमिस्ट्री की नजर से देखें, एक साइंटिस्ट की नजर से देखें, तो उनका कहना है कि जितनी भी चीजें हम आसपास खरीदते हैं या देखते हैं वो एक्चुअली इम्प्योर है, उनके लिए वो मिक्सचर्स है. जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ किसी भी सब्सटेंस लाइक घी, तो घी के अंदर कोई तो केमिकल और सब्सटेंस होगा, isn't it? तो or maybe in the sense कि if you are having a juice तो आपको बोलेगा प्योर जूस का पैक है, बट उस जूस के अंदर शुगर भी होगा, फ्रूट्स भी होंगे, एसेंस भी होंगे एंड सम अदर केमिकल्स आल्सो, प्रिजर्वेटिव्स भी हो सकते हैं. So that is not considered to be as a pure substance anymore. वो आपके लिए मिक्सचर है. तो मिक्सचर को इम्प्योर सब्सटेंस बोला है, बट इम्प्योर का मतलब ये नहीं है कि इट कैन नॉट बी कंज्यूम. इट मे और मे नॉट बी कंज्यूम्ड वाली बात है. तो इट्स नॉट लाइक लिटरल इम्प्योर इम्प्योर, बस प्योर सब्सटेंस का उल्टा है. सो इट्स इम्प्योर एंड मिक्सचर्स इनमें इसीलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे एक या दो या ज्यादा सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स या कंपाउंड्स का एडिशन होता है, मिक्सचर होता है. So that is why we call them as mixtures. जैसे कि sugar in water, so sugar is mixed with water, salt mixed with water, और हल्दीराम की mixture नमकीन और any mixture नमकीन, cereals into milk, ये सब mixtures की category में आते हैं, whether they are homogeneous or heterogeneous. तो अगर elements and compounds mix कर दिए जाते हैं in any proportion, they are impure substance, they are not pure, क्योंकि pure का मतलब होता है made up of only one kind of substance. Okay, so mixtures consist of different components and they retain their property. ये बहुत बहुत important है. मिक्सचर्स हम लोग, जैसे कि मैंने नमकीन का एक एग्जांपल लिया, तो नमकीन के अंदर आप अलग अलग चीजें डालते हो, बट ऐसा तो है नहीं ना कि सबका टेस्ट आपस में मिक्स हो जाता है. नो, सबका अपना इंडिविजुअल प्रॉपर्टी रिटेन रहती है, सबके अपने अलग अलग टेस्ट होते हैं. So that's how mixtures work and can easily be separated by a physical process, and hence we call them as pure, impure substance, which are mixtures. All right. Okay, ji. Now on that positive note, moving on to the next question. What is the difference between fog and smoke? This is very important and repeated question of your papers. फॉग एंड स्मोक दोनों ही एरोसॉल का पार्ट है ना. तो दे आर बोथ वन ऑफ द टाइप ऑफ कोलॉइड्स. ये दोनों कोलॉइड्स है. कोलॉइड्स बोले तो दे सीम्स टू बी होमोजेनियस, बट एक्चुअली में ये हेट्रोजेनियस होते हैं. एंड कोलॉइड्स आर एक्चुअली मेड अप ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम.
दोनों ही एरोसॉल का पार्ट है, मतलब इनके अंदर डिस्पर्शन मीडियम एक जैसा है, बट डिस्पर्स्ड फेस के नाम पे ये दोनों अलग हो जाते हैं. सो एज इन केस ऑफ डिस्पर्शन मीडियम, फॉग एंड स्मोक दोनों के अंदर लार्ज क्वांटिटी में गैस होता है, वेयर एज अगर हम बात करते हैं फॉग की, तो फॉग इज अ सोल्यूशन with liquid and dispersed in gas. So gas is a dispersion medium here, whereas liquid is dispersed phase in fog. ऐसे ही अगर हम स्मोक की बात करते हैं, तो स्मोक के केस में जो आपका डिस्पर्स्ड फेज है वो सॉलिड होता है, एंड डिस्पर्शन मीडियम इज अ गैस. तो यही एक डिफरेंस है. डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? डिस्पर्स्ड फेज पर डिफरेंस आता है, whereas dispersion medium is common in both of them. इसीलिए ये दोनों एरोसॉल की कैटेगरी में आते हैं. Alright? Okay. Next question, if 20 grams of salt is present in 220 grams of solution, calculate the concentration of solution. Concentration के आपने कुछ methods पढ़े हैं, weight by weight, जैसे कि mass by mass percentage, mass by volume percentage और volume by volume percentage, isn't it? अब यहाँ पे आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये डिपेंड करता है कि आपके पास यूनिट्स क्या है. आपको तो उसने सीधा बोल दिया कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. नाउ इन सच केसेस, जब भी आपके पास न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स ऑलवेज checked by step wise basis. जैसे कि आप लोग के मैथ्स के क्वेश्चन चेक होते हैं, दे गिव यू स्टेप वाइज मार्किंग. तो यहाँ पे भी स्टेप वाइज मार्किंग है. आप लोग को याद रखना है कि सबसे पहले आप लोग बताएंगे कि व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है. फिर आप सेकेंडली बताएंगे फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई कर रहे हो. थर्ड, आप लोग सब्सटीट्यूट करोगे वैल्यूज, एंड लास्टली यू विल गोइंग टू गिव योर आंसर्स. क्लियर है बॉस? ओके. सो यहाँ पे दोनों ग्राम्स में है, तो हम लोग मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. मास बाय मास परसेंटेज बोले तो कितना मास हम सोल्यूट का डाले इन गिवन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, ठीक है. तो आपको यहाँ पे 20 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट दिया है. अब सॉल्ट कुछ भी हो सकता है, NaCl KCl, that could be anything. अब सॉल्ट कॉमन सॉल्ट है कि कौन सा सॉल्ट है हमें नहीं पता है, but what we know is salt which is given as 20 grams is actually our solute. और आपको सोल्यूशन दे दिया है डायरेक्टली. सो सोल्यूशन इज गिवन टू यू एज 220 ग्राम. सो यहाँ पे आपको ज्यादा एडिशन वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. So what we can do, substitute directly solute का value लगाओ 20, solution आपको directly feed करा है which is 220 into 100. Calculate and you'll get your answer, but unit लिखना भी जरूरी है, otherwise you will lose marks. So for this you will going to get 9.09%. Your boss, sab changa, all good. All right. On that note, next question on your screen. How can we convert saturated solution to unsaturated by heating? So basically आप लोग ने concentration of solution में अलग अलग terms पढ़े हैं. Saturated, unsaturated. Saturated बोले तो when no more solute can be dissolved. No more solute can be dissolved at a given temperature. है ना. तो हम उसे सैचुरेटेड कहते थे. अनसैचुरेटेड जब तक आप डिसॉल्व करते जा रहे हो, जब तक आप सोल्यूट डाल रहे हो, वो डिसॉल्व होता जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, मेरे पास 100 ml वाटर है और मैंने इसमें 1 स्पून शुगर डाला और वो डिसॉल्व हो गया. ऐसे ही मैंने उस 100 ml वाटर के अंदर 2 स्पून शुगर डाला, वो फिर से डिसॉल्व हो गया. बट जैसे ही थर्ड स्पून डाला इन 100 ml ऑफ वाटर, उसने बोल दिया कि बस भाई अब मुझसे ना हो पाएगा, अब मैं और डिसॉल्व नहीं कर सकता. ये पॉइंट व्हेन इट स्टॉप डिसॉल्विंग, ये पॉइंट होता है जब हम उसे सैचुरेटेड कहते हैं. नॉर्मल वोकैबुलरी में भी आप लोग ऐसे शब्दों का यूज करते हो. आई एम सो सैचुरेटेड, आई कांट लर्न एनीथिंग, अभी मुझसे नहीं हो पा रहा है, थोड़ी देर बाद पढ़ाई करेंगे. ऐसा होता है ना, आई एम सैचुरेटेड, माय ब्रेन इज सैचुरेटेड. तो बस वही है सोल्यूशन के साथ भी. सो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हम सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. मतलब जहां पर डिसोल्यूशन बंद हो गया, वहां से वापस डिसॉल्व होने तक के कैटेगरी पर हम वापस कैसे जा सकते हैं. तो देखो, या तो आप इसको हीट कर दो. व्हाट यू कैन डू इज हीट इट. दैट्स वन वे.
हीट करते ही आपका सारा सल्यूट पर गेट डिसॉल्व, और आप जितना और सल्यूट डालते जाओगे वो डिसॉल्व होता जाएगा. सो दैट कम्स टू दैट सिचुएशन ऑफ डिसॉल्विंग सल्यूट जितना डालते जाओगे. हीट कर दो. दूसरा क्या कर सकते हो, यू कैन ऐड मोर सॉल्वेंट. ये तो सबसे आसान चीज है. अगर सल्यूट का क्वांटिटी ज्यादा हो गया है, वो डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो पानी और डाल दो, अपने आप डिसॉल्व होने लग जाएगा. सो देर आर वेरियस वेज बाय विच यू कैन कन्वर्ट saturated to unsaturated. So what you can do is by heating or by adding more solvent. और इन शब्दों को अंडरलाइन करके आना, because these are your key words. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. Alright guys, इसी बात पे अगले क्वेश्चन पे चलते. Distinguish between saturated and unsaturated. जो आपको डेटा दिया गया है, that is 16 gram NaCl in 100 grams water, 36 grams of NaCl in 100 grams of water. और आपको यहाँ पे एक नोट दिया गया है, solubility of NaCl is 36 grams. सो इसका मतलब जो हमारा पहला सिचुएशन है, वहां पे सल्यूट गेटिंग डिसॉल्व्ड इन अ गिवन सॉल्वेंट, नॉर्मल एट अ गिवन टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पे 16 ग्राम NaCl पानी के अंदर डिसॉल्व हो रहा है, बोले तो ये अभी अनसैचुरेटेड कंडीशन में है. ठीक है. सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl इज 36 ग्राम, मतलब इसके बाद नहीं हो पाएगा. 36 ग्राम इज द लास्ट लिमिट, जब ये इसके आगे no more solute can be dissolved at a normal temperature at a given temperature. इसका मतलब जो आपका सेकेंड केस है वो सैचुरेशन लेवल तक पहुंच चुका है. right? So less amount of NaCl is added then 36, तो तब तक वो unsaturated रहेगा. B is completely saturated क्योंकि वहां पे sufficient amount of NaCl dissolve हो चुका है. तो 16 ग्राम जब डिसॉल्व करा तो अनसैचुरेटेड. तुमने 17 ग्राम करा, जब तक तुम 36 ग्राम तक नहीं पहुंचते वो अनसैचुरेटेड रहेगा, और उसके बाद भाई लिमिट आ जाएगी. इस ये सफिशिएंट अमाउंट है, इसके ऊपर तुमने 1 ग्राम भी और डाला तो वो डिसॉल्व नहीं होगा. क्लियर है बॉस? क्या 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 टांग दे फट्टे. ऑलराइट. Next question on your screen. Distinguish between physical change and chemical change. तो देखो, सिंपल से एग्जाम्पल्स उठाओ और उन्हीं एग्जाम्पल्स को रखते हुए आप अपनी लैंग्वेज में इस आंसर को लिख सकते हो. फिजिकल चेंज बोले तो जब वाटर में आइस मेल्ट होता है या फिर पानी इवेपोरेट हो रहा है, तो पानी विल रिमेन पानी, लाइक H2O विल रिमेन H2O अगर वो आइस फॉर्म में है या वो लिक्विड फॉर्म में है या वो गैसेस फॉर्म में. तो H2O तो H2O ही रहेगा ना बॉस. केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होगा तो फिजिकल चेंज, मतलब कोई अगर नया सब्सटेंस नहीं बनता, दैट्स अ फिजिकल चेंज. केमिकल चेंज बोले तो घोर केमिकल लोचा, जहां पर कई सारे केमिकल चेंजेस होने के बाद नए सब्सटेंस आते हैं विद न्यू प्रॉपर्टीज ऑल टुगेदर. जैसे कि आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पानी बना रहा है ना, तो पानी का प्रॉपर्टीज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम H2 and O2, तो यहाँ पे तो केमिकल चेंज हुआ, isn't it? So chemical change is a formation of a new substance, whereas physical change is the no new substance form. आप लोगों के NCERT में physical and chemical changes के नाम पे ये तक दिया हुआ है कि that physical changes are reversible and chemical changes are irreversible. So भाई और बहनों, ये point मोस्टली काम आता है, लेकिन आप इसको एकदम आंख बंद करके ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते. ध्यान से सुनो. कुछ फिजिकल चेंजेस ऐसे भी होते हैं जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं, एंड दे आर सॉरी विच कैन नॉट बी रिवर्स. तो इरिवर्सिबल फिजिकल चेंजेस भी होते हैं, काइंड ऑफ परमानेंट. तो जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास. वंस अ ग्लास इज ब्रोकन, आप उसको वापस उसकी ओरिजिनल कंडीशन पे नहीं ला सकते हो एट होम नॉर्मली, है ना. तो दैट्स अ फिजिकल चेंज बट इट इज इरिवर्सिबल. सिमिलरली इफ आई टेयर अ पेपर टेयर करने के बाद तुम वापस उसको नहीं जोड़ सकते हो, मेक इट ओरिजिनल. सो अगेन दैट इज समथिंग व्हिच इज अ फिजिकल चेंज बट इट्स इरिवर्सिबल. ऐसे ही केमिकल चेंजेस के भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि रिवर्सिबल हो सकते हैं. तो आपको इनफैक्ट ये वाला जो रिएक्शन मैंने लिखा है ये रिवर्सिबल हो सकता है.
there are many more examples which are reversible chemical changes. तो आपको जो एनसीईआरटी में पॉइंट्स दिए वो आप लिखो, जब भी आपसे डिफरेंशिएट करने को बोलता है आप वो लिख कर आओ, बट डू नॉट ब्लाइंडली फॉलो देम, क्योंकि बाद में जाके फिर आपको कंफ्यूजन होगा, अरे हमें तो यही बताया गया था कि केमिकल चेंजेस इरिवर्सिबल होते हैं, बट यहाँ तो रिवर्सिबल भी है ना, तो वो कंफ्यूजन ना, इसके लिए मैंने आपको यहीं पर ये बात को क्लियर कर दिया है. So, physical change, no new substance formed, whereas in case of chemical change, a new substance is created. Physical change is reversible mostly, and irreversible chemical changes. जितने भी आपकी physical changes हैं, उनमें properties of constituents will be same. पानी H2O will remain H2O, चाहे वो solid state में हो या liquid state में हो या gaseous state में हो. In fact, अगर मैं अपने बाल कटवा दूं तो क्या होगा, क्या मेरे कर्ली हेयर स्ट्रेट हो जाएंगे और आपके स्ट्रेट हेयर कर्ली हो जाएंगे? नहीं ना. तो हमारा जो प्रॉपर्टी है बालों का वो सेम रहेगा, इवन दो इफ आई गेट इट चॉप्ड एंड गेट अ मेकओवर. सो properties of constituents are same or retained. Chemical changes के अंदर constituent properties चेंज हो जाती है, जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलके नया सब्सटेंस बनाया विच इज वाटर, बट वाटर का प्रॉपर्टी उसके इनिशियल वाले जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनसे वो बना है उससे काफी अलग प्रॉपर्टीज रखता है. फिजिकल चेंजेस, okay, that's a repeated one. All right, next question number 7. Give a difference between mixture and compound. So starting up with a very very simple point कि mixtures जो है वो impure की category में आते हैं, compounds pure की category में आते हैं. ठीक है, they are pure substance, mixtures impure substance है. Compounds के अंदर एक proper fixed proportion होता है, they are made with fixed proportion, जबकि mixtures जो है इनका composition या proportion is not fixed. Fine. कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए हमें केमिकल मेथड्स की जरूरत पड़ती है. तो अगर कंपाउंड को आपको तोड़ना है, सेपरेट करने हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स, सो दैट टेक्निक हैज टू बी अ केमिकल मेथड. इतना आसान नहीं होता है कि आप फिजिकली चलो जी आज इसको क्रश कर दो, तोड़ दो और ये अलग हो जाएंगे. नॉट एट ऑल पॉसिबल. सो सेपरेशन कैन बी डन ओनली विद सम केमिकल मेथड, whereas अगर हम मिक्सचर्स की बात करें तो हम फिजिकल मेथड से भी इनको सेपरेट कर सकते हैं. Right? These are the major differences. So mixture impure होता है, compound pure substance है. Mixtures के अंदर constituents will be in a fixed ratio to form a compound, like hydrogen and oxygen will be in a ratio of 2:1. है ना. अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन will be 1 and hydrogen will be 3. So ये ratio हमेशा fixed रहता है. ऐसे ही अगर मैं बात करूं in compounds and mixtures के अंदर this is not fixed. Constituents combine in any ratio. Sorry guys, that's a mistake. In any proportion or in any ratio. जैसे कि अगर मैं बात करूं फ्रूट सैलेड है ना, तो फ्रूट सैलेड के अंदर क्या होगा, मेरे को अगर एप्पल नहीं पसंद तो मैं एप्पल का क्वांटिटी कम रख सकती हूँ, ग्रेप्स मुझे पसंद है, ऑरेंजेस पसंद है, सो आई इंक्रीज द क्वांटिटी अकॉर्डिंगली. सो फ्रूट सैलेड इज एक्चुअली एन एग्जांपल ऑफ अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर, और वहां पे वेरिएशन ऑफ प्रोपोर्शंस आराम से हो सकता है. आपकी मर्जी है भाई, जो फ्रूट्स खाने खाओ, है ना. नाउ इन केस ऑफ मिक्सचर्स दे रिटेन देयर प्रॉपर्टी. एक बार आपने मिक्स कर दिए तो ऐसा तो है नहीं कि ग्रेप्स का प्रॉपर्टी एप्पल में चला जाएगा, एप्पल का प्रॉपर्टी अनार में चला जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है. सो अपना ओरिजिनलिटी, ओरिजिनल प्रॉपर्टीज वो लोग रिटेन रखते हैं, जबकि कंपाउंड में ऐसा नहीं होता है. मिक्सचर्स के केस में एज आई टोल्ड यू दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस, परंतु केमिकल मेथड से ही हम कंपाउंड को सेपरेट कर सकते हैं. समझ लो. That's very very important. 2 से 3 मार्क का आपके पास एक क्वेश्चन आता है. बट ध्यान रखना कि डिफरेंसेस हमेशा टैबुलर फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे, टेबल फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे. ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ कैन अ सॉल्यूशन बी डाइल्यूटेड और कॉन्सेंट्रेटेड? डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड ये दो आपके कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स होते हैं. डाइल्यूट सिंपल फॉर्म में मैं आपको बताती हूँ, जब परसेंटेज ऑफ वाटर बहुत ज्यादा होता है एज अमाउंट ऑफ परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, तो वो डाइल्यूट है.
ठीक है। अगर पानी का क्वांटिटी कम है एज कंपेयर टू परसेंटेज ऑफ वाटर इज लेस एज कंपेयर टू परसेंटेज ऑफ योर सोल्यूट, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड कहलाता है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं या फिर इन सिंपल वर्ड, सोल्यूट जब भारी पड़ जाए सॉल्वेंट पे तो वो कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर मैंने एक ड्रॉप इंक डाला एक जार पानी के अंदर तो वो डाइल्यूट है। अब मैंने पूरी बॉटल ही डाल दी, पूरी बॉटल उडेल दी उस जार ऑफ वाटर में, तो आप सोचो कलर डिफरेंस कितना जबरदस्त होगा। तो जिसमें मैंने पूरी बॉटल डाल दी, दैट वुड बी अ डार्कर कलर, डार्कर बोले तो कॉन्सेंट्रेटेड। समझ ला, ये बेसिक डिफरेंस होता है। सो द अमाउंट ऑफ सोल्यूट विल गोइंग टू डिसाइड, कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट आप डाल रहे हो डिसॉल्विंग इन अ गिवन सॉल्वेंट, दैट विल डिसाइड कि सोल्यूशन आपका कॉन्सेंट्रेटेड होगा कि डाइल्यूट होगा। समझ ला, फाटा फाटी। ओके, moving on to your ninth question. Seawater can be classified as homogeneous as well as heterogeneous. Comment. ऐसे कैसे हो गया कि ये होमो भी है हेट्रो भी है? होमो बोले तो सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट, हेट्रो बोले तो डिफरेंट कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। जहां पर आप सेपरेट पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो हेट्रोजीनियस, आप उनको सेपरेट भी कर सकते हो, जबकि होमोजीनियस के अंदर यू कैन नॉट सेपरेट देम, इट्स काइंड ऑफ इट्स अ सॉल्यूशन where particles are completely and uniformly dissolved into each other. तो सी के अंदर ऑब्वियसली सॉल्ट्स होते हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं जो कि पानी के अंदर पूरी तरीके से डिसॉल्व है, इनफैक्ट गैसेस तक पूरी तरीके से डिसॉल्व होती है। तो ये होमोजीनियस पार्ट हुआ सी वाटर का। हेट्रोजीनियस पार्ट क्या हुआ? जब उसमें रॉकी मटेरियल्स है और वी हैव प्लांट्स एंड algae एंड एनिमल्स, तो वो हेट्रोजीनियस के अंदर आता है। ठीक है ना? Okay, so sea water is a mixture of salt and water, so which cannot be separated except by a method called as evaporation. तो यहाँ पे ये homogeneous कहला गया। लेकिन अगर muddy water, decayed plants और इनके बारे में बात करें तो ये heterogeneous की कैटेगरी में डाला जा सकता है। So sea water is kind of versatile mixture. Homo भी है, hetero भी है। Clear boss? Okay. Next question, last question on your screen. Explain why particles of a colloidal solution do not settle down when left undisturbed, while in the case of suspension they do. So भाई पार्टिकल साइज का खेल है यहाँ पे। सस्पेंशन के अंदर पार्टिकल साइज क्या होता है? 1 to 1000? नो 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 नो, इट्स ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। और जबकि कोलॉइड्स का जो पार्टिकल साइज है वो 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में है। अब पार्टिकल साइज बड़ा होने की वजह से वो हेवी भी है, हेवी होने की वजह से वो ग्रेविटी की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर काम करता है, सो दे सेटल डाउन एट द बॉटम। जबकि कोलॉइडल पार्टिकल्स जो है वो होमोजेनियसली माइक्रोस्कोपिकली होमोजेनियसली सेपरेट होते हैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली, लेकिन आप उनको सेपरेट कर सकते हो and they will not going to settle at the bottom even if you keep it undisturbed. अब सोच के देखो कैसा लगेगा अगर हमें ब्लड सैंपल लेकर उसको छोड़ दिया, तो चलो जी अपने आप छोड़े छोड़े रखिए रखिए उस पर आरबीसी डब्ल्यूबीसी स्टैटलेट्स अलग हो गए। ऐसा कभी सुना है तुम लोगों ने? हाँ, ऐसा थोड़ी होता है। So colloids cannot settle down. Again, it comes to the size of the particles. इसकी वजह से they experience that kind of effect. Alright guys, so it's time for us to solve the riddle or answer आपके सामने. It's very very funny. What can you hold in your right hand but never in your left hand? Your left hand. Ha. Alright. Okay guys, so आज हम लोग ने काफी सारे questions करे हैं and that's short answer questions. I hope you liked it. So do like it, share it and subscribe it. But homework. Identify colloids in true solution from the following: pond water, fog, aluminium paint, vinegar, glucose solution. I'll be waiting for your homework answer. So jaldi se mujhe type karke batao what's your answers in the chat box and I will come and have a look on it. ठीक से? Okay guys, तो रिवाइज करते रहना, पढ़ाई करते रहना और पढ़ाई दूसरों के साथ शेयर भी करो क्योंकि पढ़ाई बांटने से बढ़ती है. That was it from my side guys. This is me Rashida Sachdeva signing off. Thank you. Have a nice time. Take care. Stay safe. Stay happy. Always. Bye.